हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं। जिसमें हम लोग चार चार क्लास कर चुके हैं, 4-5 लेक्चर हो चुका है और ये मेरा 6वां लेक्चर हो सकता है। जो कि मेरा जो ये चैनल पे तो हम लोग क्लास ही लेते हैं, और जो मेरा ये यहाँ पे जो लिखा हुआ नोट जो है, एनजीटी नोट हमारा जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है, मिलता है, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स के बारे में अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एक बात याद रख लीजिए, कभी भी हम चेक करेंगे, अगर नोट्स जिसका कंप्लीट नहीं होगा, जितना हम पढ़ाए रहेंगे उतना कंप्लीट नहीं रहेगा, तो उनके पास जो मम्मी पापा बड़े भैया बड़े दीदी है, उनसे सर को कान के जड़ में एक एक लगाए, सबको लगाएंगे। जो जो नहीं नोट्स बनाते हैं सबको, जिसका जिसका कंप्लीट नहीं रहेगा, उनके बड़े भैया पापा, उनके बड़े भैया है, मम्मी है, उनके पापा है, मम्मी है, भैया है, बहन है, उनसे जो है कान के जड़ में बहुत जोर से, बहुत थोड़ा से नहीं, बहुत जोर से लगवाएंगे। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए, हम चेक कर सकते हैं, कभी भी चेक करेंगे तो आप लोग का नोट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता है कि आप लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए बोरिंग फील ना होने के लिए एक मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं और लास्ट में भी सुनाते हैं। तो चलिए इस लाइन की शुरुआत से अपना सपनों के शहर में चलेंगे। तो यह लाइन एक ऐसा लाइन है जो आप जितना देर सुनिएगा आपको उतना ही देर रखना है ब्रेन में। जितना देर हम सुनाएंगे उतना ही देर आप सुनिएगा, दोबारा नहीं सुनना है, और उसके बाद भूल जाना है। इसको भूल जाने का ये मतलब नहीं है कि आप क्लास छोड़ना, क्लास नहीं छोड़ना है, यहाँ पे बोर्ड पे चलना है। बोर्ड पे क्या करना है, आपको तैयारी करना है। ये लाइन तो आप थोड़ी देर के लिए है, खत्म हो जाएगी, हम सुना देते हैं। तो इस लाइन को उतना ही देर में भूल जाना है, तो याद सिर्फ रखना है, तो हमारे बोर्ड के नोट को याद रखना है, इस लाइन को नहीं याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लोग से जुड़े हुए लाइन है, जो आप भी पहले क्लास दिए होंगे, जी रहे हैं, हम भी इस लाइन से गुजरे हुए हैं, गुजर रहे हैं। तो चलिए इस लाइन से है कि तेरी एक झलक मिल जाए क्लास में, तेरी एक झलक मिल जाए क्लास में दिल बन जाता है, वरना तो लेक्चर और ये सिलेबस भी पहाड़ बन जाता है। वरना ये लेक्चर और सिलेबस भी पहाड़ बन जाता है। पढ़ते वक्त जब दिमाग भटके, बस तेरा चेहरा याद रहता है, चेहरा याद आता है। तेरे बिन ये स्कूल कॉलेज भी अधूरा सा लगता है, तेरे बिन ये कॉलेज ये स्कूल भी अधूरा सा लगता है। तो चलिए इसको भूल के अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता है आज एक नया टॉपिक स्टार्ट है हम लोग का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी और फार्माकोलॉजी। टर्मिनोलॉजी और फार्माकोलॉजी क्या है, वो क्या क्यों हम पढ़ाते हैं, वो बताते हैं आपको। ये टर्म पहना आपको, तो हम ये पढ़ाए हुए फार्माकोलॉजी, ड्रग, डोज, ये सब तो आपको पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम टर्मिनोलॉजी एक क्लास क्यों लिया है। क्लास लेने का मेरा ये मकसद है कि जो हम फार्माकोलॉजी जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो पूरे फार्माकोलॉजी में जो हमको यूज वर्ड जो है रिपीटेड बार लगातार यूज होते रहेगा, उसको हमको आपको बताना है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कोई हम बड़ा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ड्रग्स के बारे में, दवा के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप उसमें से कोई व्यक्ति पूछ देगा कि ड्रग्स क्या है सिलेबस में जाके, तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि यार इतना पढ़ाने के बाद आप ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम सोचे कि हमको पता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते होंगे तो भूल जाते होंगे, तो हम सोचे एक बार पूरा जो टर्मिनोलॉजी पूरा फार्माकोलॉजी में यूज होगा उसको एक स्लाइड में, क्लास में लेके आप लोग को अच्छी तरह से समझा दे और अच्छी तरह से याद करवा दे। इस स्लाइड का मतलब ये है कि हमेशा जब तक हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तब तक ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा, उपयोग करेंगे हम इसका। तो इसीलिए हम इस सेशन लिए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इस सेशन का यही मकसद है कि जो हम टर्म यूज करेंगे पूरे फार्माकोलॉजी में, उसको हम जो टर्म हम फार्माकोलॉजी में यूज करेंगे उसको एक स्लाइड में, एक क्लास में हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको बता देते हैं। इसका उपयोग हमेशा करते रहना है, आपको हमेशा याद करके रखना है। यूज तो होते रहेगा, हम बताते रहेंगे और इसको याद करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा फार्माकोलॉजी आपको हम पूरे डिटेल में फर्स्ट क्लास में बताए हुए थे, तो फिर से हम बता देते हैं आपको। ये टर्म है जो याद करना पड़ेगा। तो फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। जो वह ड्रग फार्माकोलॉजी वह है जिसमें हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं ड्रग्स, दवा के बारे में, और देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या करता है उसके बारे में हम किससे पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद ड्रग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में। यह एक टर्म है। और ड्रग्स दूसरा क्या है हमारा? ड्रग्स क्या है? तो आपको बताया है कि ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका हम उपयोग करते हैं डायग्नोस करने में, मतलब किसी बीमारी को पहचानने में ड्रग्स का यूज करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद प्रिवेंट हो गया, मतलब बीमारी को ट्रीटमेंट करने में और उसका प्रिवेंट करने में किसका उपयोग करते हैं? ड्रग्स का यूज करते हैं। यह टर्म है, तो इसको याद रखना है। और दूसरा है डोज मतलब क्या हुआ? तो डोज एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है ऑफ ड्रग्स का टू बी टेकन, जो हम लोग देते हैं। जैसे कैसे कोई पेशेंट को दवा देते हैं तो क्या कहते हैं? उसको सीधे दे देते हैं, हो गया? नहीं, उसको क्या करते हैं? बताते हैं, डोज बताते हैं उसको। सुबह खाना है, शाम खाना है, दिन में खाना है, रात में खाना है, कितना खाना है। जैसे सिरप देते हैं, टैबलेट देते हैं, कहते हैं एक गोली सुबह शाम खाइएगा। और सिरप देते हैं तो क्या कहते हैं? 1 ढक्कन या 10 ml या 5 ml सुबह शाम पीना है, दोपहर में पीना है, रात में भी पीना है। इंजेक्शन देते हैं तो कितना देना है? 10 ml देना है, 5 ml देना है, 2 ml देना है। तो किसके थ्रू हम देते हैं? डोज के थ्रू देते हैं। यह टर्म है। और थेरेप्यूटिक क्या है? थेरेप्यूटिक इलाज और उपचार का संबंधित है, इलाज और उपचार से संबंधित है। जैसे किसी पेशेंट को बीमारी है, उससे हमको उसको उपचार के लिए उसको बताना है कि आपके पास इन्फेक्शन से बचना है, आपको हमेशा अपने बॉडी को क्लीन रखना है, साफ रखना है। इलाज भी करते हैं, उसको उपचार भी बताते हैं कि आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जैसे इन्फेक्शन हो गया, अपने शरीर को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए हमेशा। ये सब उसको उपचार देते हैं। इलाज भी करते हैं, उपचार भी देते हैं। उसका अध्ययन कहाँ करते हैं? थेरेपेटिक में। और चलिए अब फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं। व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। आपको हम इतनी अच्छा एक वर्ड बताए हुए इसके बारे में, पूरी एक क्लास लिए थे दोनों के बारे में, 1 घंटा में पूरे समझाए हुए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे तो उस वीडियो का पूरी देख लीजिएगा। एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, याद हो जाएगा। ऐसा पढ़ाई डायग्राम के साथ पढ़ाए हुए हैं, वो लेक्चर आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इसके बारे में फार्माकोकाइनेटिक टर्म है, जिसमें हम लोग यह मतलब उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग्स के साथ हमारा बॉडी क्या करता है। जो हम दवा खाते हैं उससे हमारा बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रोल है, क्या हमारा बॉडी रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है ड्रग्स को, उसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक हो गया कि जैसे हम दवा खाएं तो दवा हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, क्या एक्शन करता है, उसके बारे में कहा? फार्माकोडायनेमिक हो गया। तो इस दोनों में डिफरेंस समझ गए कि जो हम ड्रग्स के साथ हमारा बॉडी क्या करता है उसको फार्माकोकाइनेटिक हो गया, और जो ड्रग्स हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पा रहा है वो कहा गया? फार्माकोडायनेमिक में हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। ये क्या है? टर्म है। ये सब बहुत यूज होगा। जब तक फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे लाइफ में तब तक यूज होते रहेगा। फार्माकोलॉजी पढ़ने की क्या, ये तो बाद में यूज करते, जब ड्यूटी कीजिए आप, जब कीजिएगा तभी इसका उपयोग होगा। ड्रग्स का यूज होगा, डोज का यूज होगा, थेरेप्यूटिक का यूज होगा, केमिकल सभी का यूज होगा। लाइफ में जब तक हम मेडिकल लाइन में है तब तक इसका यूज होगा, इतना याद रखिए आप। तो ये हो गया। उसके बाद बायोविजिबिलिटी देखते हैं। ये वाला नहीं लिख पाए हैं यहाँ पे।
आप लिख लीजिएगा 12 में। अरे क्या हो गया? एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। बारह में क्या था, छूट गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिए फार्माकोडायनामिक्स पढ़ लिए और ऑन सेट ऑफ एक्शन। ऑन सेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? ऑन सेट ऑफ एक्शन मतलब होता है कि दवा का असर शुरू होने में लगा समय। मतलब इसका टाइम टेकन फॉर द ड्रग्स टू स्टार्ट वर्किंग। मतलब दवा का असर, जो हम लोग कोई बीमारी से जो दवा लिए, वह दवा को कितना समय कब शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ, उस बीमारी के इफेक्ट, जो ड्रग्स हम लिए वो हमारे बीमारी पे कैसे असर किया, कितना देर में शुरू किया। दवा का असर शुरू होने में लगा समय, जो कब शुरू किया, इसके बारे में पढ़े थे ना पिछले क्लास में। जो आईवी ले रहे हैं वो फास्ट एक्शन करता है, मतलब जल्दी से वो तुरंत एक्शन करता है वो हमारे बीमारी पे। तो वो क्या हो गया? वन सेट ऑफ एक्शन में आ गया। और वन सेट ऑफ एक्शन में जैसे बताए ना कि आपको दवा का असर शुरू होने में लगा समय, मतलब जो दवा हम लिए उसको काम, जो बीमारी से लिए उस बीमारी पर कब शुरू किया, उसके बारे में इसके बारे में बताए थे ना कि आप फास्ट काम करता है। आईवी के बारे में बताए थे कि आप फास्ट काम करता है। और ओरल जो ले रहे थे उसमें बता रहे थे कि इसका स्लो एक्शन होता है, मतलब ये धीरे धीरे वर्क करता है। तो वन सेट ऑफ एक्शन का मतलब एक वर्ड में समझ जाइए कि टाइम टेकन फॉर द ड्रग्स टू स्टार्ट वर्किंग। मतलब इसका हिंदी हो गया दवा का असर शुरू होने में लगा समय। दवा जो हम लिए उसमें उसका जो इफेक्ट है वह कितना देर में शुरू हुआ, ये हम लोग पढ़ते हैं। ये एक टर्म है वो ऑन सेट ऑफ एक्शन, मतलब दवा का असर शुरू में कितना लगा समय, वो हो गया। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब दवा कितनी देर तक असर करती है, मतलब दवा का ड्यूरेशन कितना देर तक है, 1 घंटा के बीच है या 2 घंटा है या 24 घंटा है या लाइफ टाइम के लिए, वो टर्म किसमें आ गया, वो टर्म आ गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब दवा कितनी देर तक असर करता है। जैसे कोई भी पेन किलर लेते हैं, किसी को दर्द होते रहता है पेन किलर लेता है ना कुछ समय के लिए, तो जब तक वो दवा का असर हमारे शरीर में रहता है तब तक तो पेन से राहत मिलता है। जब फिर दवा का पावर कम हो जाता है तो फिर वह पेन धीरे धीरे काम कर देता। वही हुआ कि कितना देर तक, मतलब वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट रहा उस ड्रग्स का, वो क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में आ गया। टॉक्सिकोलॉजी मतलब आप लोग समझते हैं, टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग्स का कितना ड्रग्स के साइड इफेक्ट के बारे में टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। और ये टॉपिक है बायोविजिबिलिटी, इसके बारे में भी आप, ये भी बहुत सारे यूज होगा हमारे फार्माकोलॉजी पूरे। ये तो यही नहीं, ये हमारे लाइफ में जितने टर्म है वो पूरे, जब तक मेडिकल क्षेत्र में आप है तब तक यूज होगा। तो आप लोग किसी को स्किप नहीं कर सकते, सबको याद करना। बायोविजिबिलिटी मतलब हो गया कि जो हम दवा ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना हमारे जो जिस कारण से, जिस टारगेट के लिए हम ड्रग्स को लिए हैं
उस पे जाके कितना वर्क करता है, वो हो गया बायोविजिबिलिटी। जैसे हम पढ़े थे ना कि आईएम में जो है 90% बायोविजिबिलिटी रहता था, और आईवी में 100%, यानी कि जो हम आईवी से ले रहे थे, इंट्रावेनस से जो ड्रग्स ले रहे थे, वो डायरेक्ट वर्क करता था कहाँ पे, टारगेट पे जाके, जहाँ पे जिस टारगेट से हम लोग जो ड्रग्स को लिए थे उस टारगेट पे डायरेक्ट जाके वर्क करता था, तो 100% बायोविजिबिलिटी था। और आईएम जो ले रहे थे वो कितना था, उसका 90% बायोविजिबिलिटी था, 90 पर थोड़ा बहुत उसका इधर ऑब्जर्व हो जाता था हमारे बॉडी में, तो वो भी काम करता था 90%। ओरली जो है, ओरली तो बहुत 20 से 25% तक उसका बायोविजिबिलिटी होता, नहीं तो बहुत कम रहता। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इसको थोड़ा समझिए अच्छा से। इसको आप लोग अच्छा से एग्जाम्पल के थोड़ी बहुत मस्त एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते हैं। देखिए पहले हम समझाते हैं एंटा एगोनिस्ट, हम पहले समझाते हैं एगोनिस्ट है क्या। अरे यार क्या ये है क्या, ये हॉट है, हॉट। हम क्या समझा रहे हैं आपको, एगोनिस्ट समझा रहे हैं। एगोनिस्ट का मतलब आप एक वर्ड में, एक लाइन में आप छोटी सी डिफिनेशन के साथ समझ सकते हैं। ड्रग्स दैट एक्टिवेट और रिसेप्टर, रिसेप्टर को जो एक्टिवेट करता है उसको कहते हैं क्या, एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर को बाइंड करता है यानी कि ब्लॉक करता है उसको एक एंटागोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट मतलब जो रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको एक्टिवेट करे, और जो रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको ब्लॉक कर दे, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, एगोनिस्ट। उसके बाद एंटागोनिस्ट भी पढ़ेंगे, उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे एग्जांपल के साथ। तो एगोनिस्ट, ये मेरा हॉट है, ओ सॉरी ये हॉट नहीं बनाएंगे, ये हॉट सबके पास नहीं होता है, आप जानते हैं सबके पास नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। और ये दिल टूट ही जाता है, इसलिए इसको भी नहीं टूट जाता है इसलिए भी नहीं बनाएंगे, और सबके पास होता भी नहीं है, समझे। सबके पास जो दिल होता है वो बनाएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हमको मेरा एक ही रोल है, सबका साथ सबका विकास। तो ये दिल नहीं बनाएंगे, जो सबके पास है वो बनाएंगे। सबके पास कौन सा दिल होता है, ये वाला लमसम में सबके पास होता है। सॉरी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा फिगर को, जैसे ये मसल्स हो गया, अरे यार ये मसल्स है, हॉट का ये भी मसल्स है। ये मसल्स है। तो एंटागोनिस्ट हम समझा रहे हैं, तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या बताया आपको कि यह इसमें जो है यह क्या करता है, हमारे रिसेप्टर पर बाइंड करके उसको एक्टिवेट करता है। तो यही हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में समझते हैं कि कैसे यह बाइंड करता है और कैसे एक्टिवेट करता है। वो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या है, मेरा अपना हॉट है, किसी पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज से हमारे पास आया तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एक इंजेक्शन ड्रग्स देते हैं। कौन सा ड्रग्स देते हैं, एड्रेनालिन ड्रग्स देते हैं। क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स क्या करता है, इसके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से या पेशेंट ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से पेशेंट को क्या होता है कि उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है जब ब्लड को तब सर्कुलेट करता है जब वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब हमारे बॉडी में जो है ब्लड पूरा सिस्टमेटिक वाइज सर्कुलेट देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब ये कॉन्जेस्टिव हार्ट के लिए जब हमारा हार्ट का मसल जब रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने के कारण क्या होता है, जब रिलैक्स हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं तो ब्लड बाहर हार्ट से आएगा नहीं, हमारे बॉडी में जाएगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट कंजेस्टिव पहले सक्रिएट हो जाता है परसेंट। तो हम क्या करते हैं उसको एड्रेनलिन ड्रग्स क्या करता है हार्ट के मसल्स के जो अल्फा बीटा रिसेप्टर पर बाइंड करता है। बाइंड करने के क्या बाइंड करने के बाद क्या करता है या एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? जो रिलैक्स हो गया था उसको क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जैसे बताया आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज में हार्ट का मतलब क्या होता है रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो जब पेशेंट आगे इसको क्या देते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन देते हैं, ड्रग्स देते हैं। वो ड्रग्स का क्या काम है कि हार्ट के मसल्स के अल्फा बीटा रिसेप्टर को बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद क्या करता है वो एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? हार्ट के मसल्स को। बताए ना कि एगोनिस्ट का मतलब होता है एक्टिवेट करना। हार्ट के मसल से अल्फा बीटा रिसेप्टर को बाइंड करके उसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट करेगा तो फिर यह कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये हमारा पेशेंट नॉर्मल पोजीशन पे नॉर्मल में आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक, तो आप एंटागोनिस्ट का मतलब कैसे समझे? तो हम बताए ना आपको कि एंटागोनिस्ट मतलब होता है कि एक्टिवेट करना। तो एक्टिवेट करके क्या हुआ या एड्रेनलिन ड्रग्स के लिए जो हार्ट के मसल्स से अल्फा बीटा रिसेप्टर से लाके बाइंड करने के बाद उसको एक्टिवेट किया तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो हार्ट भी वो ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से होने लगा और फिर वो पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो आशा है कि आप लोग यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब दूसरा। एंटागोनिस्ट समझते हैं। क्या समझते हैं आप? एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या आता है? एंटागोनिस्ट ड्रग्स दैट ब्लड, ये क्या करता है ब्लड कर देता है। ये क्या कर रहा था? एक्टिवेट कर रहा था। ये क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। किसको? रिसेप्टर को। ये एक्टिवेट कर रहा था, ये ब्लॉक कर रहा है। तो ब्लॉक कैसे कर रहा है वो हम फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। तो चलिए आइए एक ड्रग से जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, एट्रोपिन एक ड्रग्स है। ये क्या कर रहा है? हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हार्ट रेट को ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे एंटागोनिस्ट मतलब हो गया कि ब्लॉक करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जैसे कोई पेशेंट को क्या हो गया कि बीपी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है? वो बेहोश हो जाता है। वो पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक एट्रोपिन ड्रग्स देते हैं। एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है? ये क्या करता है? जो हार्ट पे
जो हार्ट का बीपी हार्ट पे के रिसेप्टर से फिर ये क्या करता है, बाइंड करता है। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद क्या करता है, जो ब्लॉक हो गया था, ब्लॉक जो एक्टिवेट था ना, जो रिसेप्टर पे वर्क करता है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद फिर क्या होता है, वह हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एट्रोपिन का काम क्या है कि इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ा देता है उसके रिसेप्टर पे वर्क करता है एट्रोपिन और हार्ट रेट को इंक्रीज करा देता है, बढ़ा देता है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है हमारा साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। ये दोनों को एक में साथ मिल के समझेंगे तब अच्छे से समझेंगे। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट अनइंटेंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। मतलब कि जो साइड इफेक्ट हुआ ना, जैसे कम लेवल का होता है। साइड इफेक्ट मतलब हो गया कि जैसे किसी को ड्रग्स दिए, उसको एलर्जी हो गया, एलर्जी होने हो गया तो क्या हो गया, तो ठीक है, जो जिस दवा से उसको एलर्जी हो गया वो उसको कहेंगे ठीक है आप बंद कर दीजिए। जो दे दिए तो दे दिए, अब उससे एलर्जी हो गया तो उसको बंद करवा देना है। साइड इफेक्ट का मतलब हुआ एडवर्स इफेक्ट, मतलब एक डेंजरस, एक हार्मफुल डेंजरस इफेक्ट होता है। इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट मतलब इसमें किसी को अगर साइड इफेक्ट होगा किसी ड्रग से, उसका कोई अंग डैमेज हो जाता है, किसी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, किसी ऑर्गन को डैमेज कर देता है। इस तरह के अगर कोई ड्रग किसी को ऐसा एलर्जी, ऐसा इफेक्ट डाला कि उस समय वो एबनॉर्मल कंडीशन में, कोई ड्रग देने से कोई पेशेंट एबनॉर्मल कंडीशन में आ गया तो वो क्या हो गया, एक एडवर्स इफेक्ट डाला। तो उसको क्या करते, उसी समय उसको कोई एंटी ड्रग्स देके उसको फिर नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है। इसलिए क्या है कि ये ठीक है, जो दवा से एलर्जी हुआ उसको क्या कहेंगे, ठीक है कल से आप नहीं खाइएगा, बंद कर दीजिए, अब तो चल गया, अब जो कल से नहीं खाया। लेकिन एडवर्स इफेक्ट मतलब एक डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट होगा, ये किसी ऑर्गन को ही डैमेज कर देता है, जैसे लीवर को कभी कभी डैमेज कर देता है, ऐसा इफेक्ट है। बहुत बड़ा इफेक्ट, ये बहुत डेंजरस और हार्मफुल इफेक्ट हुआ, क्यों, एडवर्स इफेक्ट। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये सब क्या है, एक टर्म है, ये सब याद करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब है कि व्हेन अ ड्रग शुड नॉट बी टेकन, जब किसी पेशेंट को कोई ड्रग्स नहीं देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब उस पेशेंट को दवा वो ड्रग्स नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हो गया। और इसके बाद एक टर्म है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या हो गया कि रिड्यूस रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड यूज। मतलब कोई भी दवा जो हम लगातार अगर कोई दवा हम यूज कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे शरीर में, बहुत कम जाता है। मतलब बार बार अगर एक ही ड्रग्स को आप यूज कर रहे हैं, एक ही टैबलेट को यूज कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे वो कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी कभी सुनेंगे कि कोई पेशेंट, मतलब घर में ही कभी कभी हुआ होगा कि कोई दवा देते हैं या मम्मी पापा बीमार हुए होंगे कभी, तो सुने होंगे कि कोई दवा उसको मतलब काम नहीं कर रहा है, तो जाते हैं तो फिर क्या करता है वो डॉक्टर, जो दवा को चेंज कर देता है, चेंज करके देता है। उसको पता है कि बार बार दिया होगा दवा, इसको उस दवा का जो इफेक्ट है इससे पड़ ही नहीं रहा है, उस दवा का जो इफेक्ट है उसके शरीर पे काम नहीं कर रहा है, तो वो दूसरा दवा देते हैं, तो वही हो गया टॉलरेंस। मतलब कि जो रिपीटेड दवा बार बार हम यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे कम जाता है, तो ये इसको याद करना पड़ेगा, टॉलरेंस मतलब क्या होता है। उसके बाद है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब क्या हो गया कि बॉडी नीड ड्रग्स टू फंक्शन नॉर्मली। अब यह कंडीशन ऐसा है कि किसी को, आपको पता होगा कि जब कोई
किसी को नींद नहीं आती रहता है तो वो ड्रग्स लेते रहता है, ड्रग्स लेते लेता है, कभी उसको हैबिट बन जाता है, कॉन्टिन्यूसली ले रहता है, वह डिपेंड हो जाता है किसके, ड्रग्स के, ड्रग्स पे डिपेंड हो जाता है। जब तक वो टैबलेट वो ड्रग्स लेगा नहीं तब तक उसको नींद ही नहीं आते रहता है, नींद ही नहीं आते रहता तो वह डिपेंडेंस हो गया किसपे, वो ड्रग्स पे डिपेंड हो गया, उसका बॉडी जो है ड्रग्स पे डिपेंड हो गया। अब जब तक वो ड्रग्स लेगा नहीं तब तक उसको नींद नहीं आएगा। तो इसीलिए जब तक आप नॉर्मल ठीक है तो दवा जो है ना बहुत जितना कम आप ही इस्तेमाल कीजिएगा, बस हाँ जब तक बीमार है तब तक यूज करो, विदाउट जब नॉर्मल कंडीशन में आप इतना दवा का यूज मत करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। क्रिटिकल सिचुएशन में जब दवा इफेक्ट नहीं करता है शरीर पे तो बहुत परेशानी होता है, इसलिए दवा का आदत ठीक नहीं होता है। तो जितना यूज है, हाँ ठीक है बीमार हो गए हम दवा खाए ठीक हो गया उसको छोड़ देना है, उससे का आदत नहीं लगाना है शरीर पे। तो यही हो गया डिपेंडेंस, ये हुआ बार बार एक ही दवा लेने नहीं आता था, बस जब दवा लेने लगा तो उसको आदत हो गया, जब छोड़ेगा तो उसको नींद भी नहीं आएगा, फिर उसको जब तक दवा नहीं लगेगा तब तक उसको नींद नहीं हुआ, यानी कि वो डिपेंडेंस हो गया इससे। तो ये सब हमारा क्या है, टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को याद करना पड़ेगा, इसको याद है, बहुत बहुत यूज होगा इसका फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी ही नहीं हमारे जब तक है तब तक यूज करेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बाय एक्शन, एक्शन के अनुसार हम ड्रग्स को क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया हमारा टॉपिक, अब एक टॉपिक और बचा है, एक टॉपिक हमारा बचा है, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय एक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय एक्शन, ड्रग्स के प्रभाव के अनुसार उसको क्लासिफाई किया गया, मतलब उसको अलग अलग सूत्रों में बांटा गया। देख रहे हो कैसे हो जाता है, यूज नहीं करने पे ये भी बंद हो जाता है, इसीलिए अगर तुम लोग ट्राई नहीं करोगे तो ब्रेन भी तुम्हारा शांत हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। जिस तरह देख रहे हो थोड़ा देर रख देते हैं इसको, काम ही नहीं करता, और थोड़ा देर फिर चलाते हैं तो चलता है। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है ना कि जो भी आप नॉलेज दे रहे हैं वो आपके लाइफ में कभी न कभी यूज होगा ही होगा। जिस लाइन में आप लोग हैं वो तो आपको पता है कि एक वर्ड जो है आप लोग किसी का जिंदगी बचा सकते हैं, एक वर्ड से आप किसी का जिंदगी बचा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग अगर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिशनर के रूप में भी काम कीजिए। आप लोग पहले पढ़िए, पढ़ाई से आप अगर कभी किसी को आपसे गलती हो जाता है ना तो पढ़ाई के अनुसार आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिशनर रहिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कि यार पढ़ के क्या होगा, हॉस्पिटल में ड्यूटी करेंगे, हम सीख जाएंगे और हम नर्स नहीं बनोगे, ऐसा नहीं बनोगे, बस तुम प्रैक्टिशनर बन जाओगे। प्रैक्टिस करने के तो बिना डिग्री वाला भी कर लेगा। इसलिए आपको एक मौका मिला, आपका पापा जो है इतना पैसा लगाए हैं, क्यों? क्योंकि उससे अलग दिखने के लिए। ऐसा नहीं कि ऐसा तो आप ही कर लेते, उससे अलग दिखने के लिए आपका पापा पैसा दे रहे हैं आपको, कॉलेज में 8 लाख 10 लाख जो भी हो आपका पापा दे रहे हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पहले पढ़ाई उसके बाद चलते रहेगा। नॉलेज रहेगा ना तो आप कभी भी भूखे नहीं रहिएगा, एक बात याद रख लीजिए, कहीं भी आप ड्यूटी कीजिए। इसलिए पढ़ाई कीजिए। आप तो अभी तो आपको पता है कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप
विदाउट पढ़े एग्जाम निकल नहीं सकता, निकलेगा नहीं तो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं चाहिएगा, गवर्नमेंट में नहीं चाहिएगा तो प्राइवेट में करना पड़ेगा। तो उसके लिए अफोर्डेबल है आप लोग, ठीक है, नहीं अगर चाह रहे हैं कि जब पैसा लगा इतना तो हाई लेवल क्वालिटी का नर्स बने तो ठीक है, मेहनत कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय एक्शन के अनुसार जो हम ड्रग्स का क्लासिफाई किया है। तो इसमें बता देते हैं पहला एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या काम है आप लोग को सबको पता होगा एंटीबायोटिक का काम क्या है। एंटीबायोटिक का काम है किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में किसका उपयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। इसके एक्शन को क्लासिफाई किया है। एंटीबायोटिक है इसका काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय एक्शन। एंटीबायोटिक का क्या एक्शन है, काम है, बैक्टीरिया को मारता है। एंटीबायोटिक में बहुत सारे ड्रग्स होता है, वो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी लेवल तक ले जाएंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी आपको बता देते हैं कि एंटीबायोटिक का काम क्या है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। और एक है एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस है, एनाल्जेसिस का क्या काम किया, क्या काम है, रिलीफ पेन, पेन से राहत दिलाता है। पेन जो दर्द से हमको राहत मिलता है, वो एनाल्जेसिक होता है, या पेन किलर भी कहते हैं इसको, पेन किलर भी कहते हैं, एनाल्जेसिक भी कहते हैं। जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन मतलब इसका रिलीफ पेन में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है एंटी पैरासिटिक। अब इसमें पेन रिलीफ पेन है, मतलब पेन से राहत देता है। तो बहुत सारे पेन किलर है, बहुत सारे पेन किलर, इसके बारे में क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक क्या काम है, एनाल्जेसिक या एंटी पेन किलर। पेन किलर क्या है, पेन से रिलीफ करता है। और एक है एंटी पैरासिटिक। एंटी पैरासिटिक ये क्या करता है, रिड्यूस फीवर, फीवर को रिड्यूस करता है। अब रिड्यूस फीवर को क्या करता है, पैरासिटामोल। आप कहिएगा सर सबसे बड़ा तो पैरासिटामोल है, ठीक है, तो वो क्या है, दवा है, क्लासिफिकेशन नहीं है ड्रग्स का, उसका एक्शन वो क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एक दवा है। किसका दवा है, तो इसी का है जो रिड्यूस करता फीवर को, वो क्या हो गया, पैरासिटामोल। इसी का क्लासिफिकेशन का ही दवा है, जो पैरासिटामोल आप लोग देते हैं ना, तो इसी का है एंटी पैरासिटिक। एंटी पैरासिटिक से ही पैरासिटामोल दवा बना। उसके बाद है एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है बताइए आपने, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। एंटी लग गया, एंटी मतलब उल्टा, मतलब एंटी हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को लो करने में, यानी कि लो ब्लड प्रेशर इसका यूज किया जाता है। लो ब्लड प्रेशर करने में इसका उपयोग किया जाता है, एंटी हाइपरटेंशन।
सेंटी। उसके बाद है एंटासिड। एंटासिड का क्या काम है कि यह स्टोमक एसिड को रिड्यूस करता है। स्टोमक जो एसिड बन जाता है, जैसे कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गया, गैस बन गया पेट में, तो उसमें क्या वर्क करता है, कौन सा ड्रग, एंटासिड। एंटासिड में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो यूज करते हैं हम लोग बीमारी को ठीक करने में। उसके बाद है एंटी एंटीस्पास्मोडिक का उपयोग किया जाता है रिलीफ इनवॉलेंट्री मसल्स स्पॉम्स को रोकने में। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है आप लोग को पता है? इनवॉलेंट्री मतलब किसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में वो पार्ट जिसपे हमारा कोई हक ना हो, उसका मर्जी जैसा हो वो ऐसा करेगा, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री मतलब हो गया जिससे हमारा प्रभाव हो, हम जिस तरह करेंगे उसको वो करेंगे। जैसे हाथ है, अंदर किए, इधर किए, इधर किए, आ गया, इससे क्या है हमारा, ये क्या है, वॉलेंट्री। इससे हमारा हक है, हम जिधर करेंगे उधर जाएगा। इनवॉलेंट्री जिससे हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसको जो होगा, जैसे हार्ट से हमारा अधिकार नहीं है, वो खुद ब्लड को पंप करेगा, लेगा और ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और पंप करेगा। किडनी, लीवर, ये सब पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, खुद काम करेगी। तो क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, जो आप लोग पढ़े होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पढ़े होंगे और बहुत चैप्टर में यूज हुआ होगा। हम सभी पढ़ाएंगे आपको, जब फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस समय बहुत अच्छी तरह से आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप लोग इतना समझिए, इनवॉलेंट्री का मतलब जिससे आप जिस ऑर्गन पे हमारा अधिकार ना हो। जैसे इसमें इसका उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता था, रिलीफ इनवॉलेंट्री मसल स्पॉम्स। कहते हैं ना कि पेट में मचोड़ दे रहा है, यानी कि वहां का जो मसल पे रहा है, स्पॉम्स पे रहा है, उसका हमारा अधिकार नहीं है। वो इसको ड्रग्स दे के ठीक कर सकते हैं, अपने आप से उसको पकड़ के छू के आप नहीं कर सकते हैं। क्या है, इनवॉलेंट्री है। कहता है कि पेट में मचोड़ आ रहा है, मतलब स्पॉम्स हो रहा है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग एंटी स्पास्मोडिक को किया जाता है, जो रिलीफ करता है इनवॉलेंट्री। रिलीफ इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल स्पॉम्स को रिलीव कर लेंगे। उसके बाद है डायरेटिक्स, इंक्रीज यूरिन फ्लो। उपयोग डायरेटिक्स का मतलब
ड्रग्स है जो क्लासिफिकेशन, इसका एक्शन कहाँ पे होता है कि जब इंक्रीज यूरिन फ्लो को हमको किसी बीमारी में हमको किसी पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा यूरिन को आउटपुट कराना है तो उसको क्या दिया जाता है, डायरेटिक ड्रग्स दिया जाता है जिससे पेशेंट का यूरिन फ्लो इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपको पता है कि जब किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको अधिक से अधिक पानी पीना पड़ता है, जितना वो यूरिन आउटपुट करेगा उसको उतना ही बेनिफिट होगा। इसीलिए कहता है कि आप पानी बहुत सारा जितना हो सके उतना पीजिए, जिसको किडनी स्टोन हो जाता है उनको। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है एंटीकोआगुलेंट मतलब होता है यह ड्रग किसमें यूज करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में किया जाता है। इसका उपयोग ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट किया जाता है। इसको ब्लड क्लॉटिंग, जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है तो इसका उपयोग एंटीकोआगुलेंट का उपयोग किया जाता है, ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं आप लोग को, और बता दें कि हमने बहुत सारा चीज पढ़े हैं जो कि आप लोग को पता है, आप लोग को याद करना है। इसमें हम लोग आज हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला नंबर हम पढ़े टर्मोलॉजी पढ़े, क्या पढ़े हम टर्मोलॉजी पढ़े, और कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बाय एक्शन, एक्शन के अनुसार ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को पढ़े, जो कि अभी 8 पढ़े हैं। धीरे 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 बहुत सारे पढ़ेंगे, तो उसका लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत सारे आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आपको नॉर्मली बता दिए कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारता है, और एनाल्जेसिक जो पेन में रिलीफ करता है, पेन किलर भी इसमें आता है। एंटीपायरेटिक जो रिड्यूस फीवर करता है, एंटीपायरेटिक्स में जैसे पैरासिटामोल आता है, जो वो एक दवा है, ये क्लासिफिकेशन है, वो एक दवा है तो रिड्यूस करता है फीवर को। और एंटी हाइपरटेंसिव जो लो ब्लड प्रेशर में लो ब्लड प्रेशर करता है। एंटी मतलब हाइपर मतलब हो गया ब्लड प्रेशर हाई, और उसमें एंटी लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, उसका उल्टा। तो लो ब्लड प्रेशर करने में एंटी हाइपरटेंसिव का उपयोग किया जाता है। एंटी जो स्टमक में जो एसिड हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक मतलब रिलीफ इनवॉलंटरी मसल स्पास्म, इनवॉलंटरी मतलब आपको पता है वह पार्ट ऑर्गन या ऑर्गन जिससे हमारा कोई अधिकार ना हो उसको जो मर होगा वो करेगा, तो वो एंटी इन्वॉलंटरी हो गया। तो इन्वॉलंटरी मसल स्पास्म को एंटी स्पास्मोडिक का काम करेगा। डायरेटिक्स मतलब इंक्रीज यूरिन फ्लो, पता है कि किस वजह से किस कारण पेशेंट को हमको ज्यादा यूरिन आउटपुट कराना है तो उसको यह ड्रग दिया जाता है। एंटीकोआगुलेंट जो गया ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट को रोकने के लिए एंटीकोआगुलेंट नाम के ड्रग्स का यूज किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन इसमें बहुत सारे ड्रग्स आता है जिसका उपयोग करते हैं। तो आशा है कि आप लोग ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझे होंगे और आप लोग को बहुत अच्छी तरह आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, आप लोग का ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को प्रोग्रेस में आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग करते होंगे, हम लोग को हमको आशा है कि आप लोग करते होंगे। तो चलिए
तो कुछ आप लोग को लास्ट है तो सुना देते हैं, कला सिंह है। तो जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, निकले ना आंसू आपकी आंखों से, निकले ना आंसू आपकी आंखों से, किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे, इतना हंसो कि किस्मत भी हंसाने लगे। इसलिए बी हैप्पी, ऑल हैप्पी, खुश रहिए और सबको खुश रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते हंसते पढ़ाई कीजिए। बिना पढ़ाई का हंसी भी नहीं आता है, आपको पता है। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो पढ़ाई कीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। इस पे पढ़ाई पे एक मोटिवेशनल अगर सुनना चाहते तो अब सुना देते हैं आपको। वो लोग जो कहते हैं ना कि वो लोग जो कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो दिल बड़ा होना चाहिए, कहते हैं ना इंसान को कि इंसान का घर छोटा हो दिल बड़ा होना चाहिए, और इंसान की जेब खाली हो, इंसान का विचार बड़ा होना चाहिए। ये सिर्फ दुनिया कहती है, समझती नहीं है। जब भी इस दुनिया को आपको देखने का मौका मिला है तो वो आपके पहनावे, आपके घर, आपके जूते, आपके गाड़ी पे जज किए। ये सिर्फ दुनिया कहती है कि आदमी का जो है जेब खाली हो लेकिन विचार बड़ा होता है। ये दुनिया सिर्फ कह रही है, दिख नहीं रही है दुनिया। तो यही बात है, आप लोग मेहनत कीजिए, अपने लाइफ को स्ट्रांग बनाइए, हेल्दी स्ट्रांग बनाइए, जिससे आपका पापा, आपका मम्मी जो है आप पे गर्व करे कि आप इतना पैसा खर्च किए तो उसका कुछ बेनिफिट आ रहा है। तो आप लोग ट्राई कीजिए मन लगा के और जिंदगी में कुछ हासिल कीजिए। ठीक है, गुड बाय। अपना ख्याल लेगा, अपनों का ख्याल रखिए। सी नाइस डे, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन, पढ़ेंगे एब्रिविएशन, पढ़ेंगे बहुत अच्छा यूज है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रखते हैं, गुड बाय।